नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, 28 तक के सवाल टाइप 7 के मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज 29 से बात करेंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वह पिछली वीडियो देखे, उसके बाद जाकर 29 से मतलब आज की क्लास स्टार्ट। आइए बात करते हैं 29। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने संख्या में 21 से गुणा कर दिया और इस प्रकार सही उत्तर से 63 अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी? मतलब किसी संख्या में तो गुणा करने को कहा गया 12 से, लेकिन गलती से कितना कर दिया? 21 का। इस प्रकार सही उत्तर से 63 अधिक आया। मतलब कोई भी संख्या मैंने मान ली कि भैया 12 से गुणा करने को कहा गया, मैंने मान लिया कोई n संख्या है, इससे 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या करा? गलती से 21 का गुणा कर दिया इस संख्या में। तो आपका 21 का गुणा कर दिया तो रिजल्ट आपका कुछ ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? कितना ज्यादा आया? 63 ज्यादा आया। तो 63 में अगर इधर घटा दूंगा तो ये बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अरे भाई 12 का गुणा करना था लेकिन 21 का गुणा कर दिया तो कुछ ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। कितना ज्यादा रिजल्ट मिला? 63। तो कितना ज्यादा रिजल्ट मिला? 63। अगर मैं इधर से माइनस कर दूं राइट हैंड साइड से तो आपका इक्वल हो जाएगा। इस 63 को इधर की साइड ले जाइए तो प्लस को हो जाएगा, इस 12 को इधर की साइड ले जाइए तब क्रॉस आप साइड चेंज कर दीजिए। लेफ्ट हैंड वाली चीज को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, जिससे क्या होगा? 63 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 21n माइनस 12n 63। 21n में से 12n गए तो आपके पास कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9n। तो n बराबर कितना हो गया आपका? 9 सत्ते 63। कितना बचा? n बराबर 7। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये तो था आपका लीनियर मेथड, मतलब एक लाइन का सॉल्यूशन। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैंने मान लिया कोई संख्या 7, ऑप्शन भी देखो पहला ही दिया हुआ 7। इसमें 12 को गुणा करने को कहा गया, मतलब कितना? 12 सत्ते 84। 12 सत्ते 84। कितना रिजल्ट आता आपका? 84। लेकिन उसने मल्टीप्लाई कितने का कर दिया? 21 से। 21 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपका कितना ज्यादा मिला? कितना ज्यादा मिला भाई? अगर 147 में से 84 घटाओगे तो 3 और 6 63। 147 में 84 का आंसर कितना आया? 63। कितना आया? 63। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई? 63 आ गया। और ऐसा ही सवाल में कहा गया था। ऐसे ही सवाल नंबर 30 पर बात करेंगे। 200 और 400 के बीच में पड़ने वाले उन सभी पूर्णांक को जिनका आरंभिक अंक 3 है, जिनका आरंभिक अंक 3 है अथवा अंतिम अंक भी 3 है, जिनका आरंभिक अंक भी 3 है और अंतिम अंक भी 3 है, अथवा आरंभिक और अंतिम अंक भी 3 है, तो कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? देखिए आपसे इकाई का अंक पूछा है कि भैया इकाई का अंक 3 हो तब कितनी संख्या बैठ रही है, तथा जब इकाई का अंक अथवा जब सैकड़े का अंक भी 3 हो तब कितनी संख्या है, तथा इकाई और सैकड़ा दोनों के स्थान पर 3-3 हो तब कितनी संख्या है? अच्छा एक चीज बताइए, जब सैकड़े के स्थान पर 3 होगा तो कुल कितनी संख्याएं होंगी? 200-400 के बीच में जब सैकड़े के स्थान पर 3 होगा तो वो 300 वाली सीरीज में ही होगा भाई। 300 वाली सीरीज में ही होगा और कभी तो होगा नहीं भाई। तो कुल कितनी संख्या होंगी? 300 के बीच में अगर आप काउंट करोगे तो वो आपके पास संख्या बैठेंगी 90। कितनी बैठेंगी? 90। जब सिर्फ इकाई वाले सैकड़े के स्थान पर 3 होगा तो वो कितने अंक होंगे आपके पास? जब इकाई वाले अंक पर जब हम बात करेंगे तो 300 में तो काउंट हो चुके हैं, तो 300 में तो काउंट हो चुके हैं ना इकाई वाले अंक। तो अब आपके 200 वाली सीरीज में बैठेंगे, जैसे 203, 213, तो वो कितने बैठेंगे आपके? 10। वो कितने बैठेंगे? 10। भाई 300 वाली सीरीज के तो ऑलरेडी 300 में मैंने काउंट कर लिए थे, 90 में काउंट हो गए। जब 200 की बात आएगी तब 200 की बात आएगी तो उसमें आपके कितने बैठेंगे? 10। 203, 213, 223 इस तरीके से, जिसमें इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? 3। तो टोटल कितने हो गए अभी तक? कितने हो गए? 90 प्लस 10 कितने हो गए? 100।
अब बात आ रही है जब इकाई का अंक और सैकड़े वाले स्थान पर तीनों, इकाई का अंक और सैकड़े वाले स्थान पर तीनों, तब कितने बैठेंगे? तो आपके जब इकाई और सैकड़े वाले स्थान पर तीन होंगे ना, तब भी आपके पास डिजिट कितनी होंगी? 10। कितने होंगे? 10। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 90 प्लस 10 100 प्लस 10 कितने हो गए? 110। कितने हो गए? 110। समझ लेना आप, मैंने आपको इसे ओरली समझाया है, आप इसे समझिए और थोड़ा बहुत दिमाग चलाइए, थोड़ा बहुत दिमाग चलाइए कि मैंने कहा क्या है और किस तरीके से कहा है। अब उसको इम्प्लीमेंट करिए, सवाल को लिख कर देखिए और देखिए क्या वो सीरीज बन पा रही है या नहीं बन पा रही जो 110 की बन पा रही है। ठीक है, आप करिएगा इस सवाल को। अगले सवाल पर बात करते हैं 31। संख्याएं 2 4 6 8 10 डॉट 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 196 198 और 200 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल की दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? आपका एक बार सवाल आया था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 100, इसमें आपसे शून्य की संख्या पूछी थी, उसमें कितना आ रहा था? 24। सेम सवाल है आपका, बस अब की बार उसने क्या कह दिया कि सभी सम संख्याएं, क्या कैसे कह दिया उसने? सभी सम संख्याएं 2 4 6 8। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, इसमें एन कितने हैं? एन कितने हैं? एन इसमें कितने हैं? कितने भाई? 100 ही तो होंगे। अरे भाई 200 नहीं है, एन इसमें 100 है। देखो एन अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालते हैं? आखिरी वाले संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो अपॉन डिफरेंस, कितने का? 2 प्लस के 1, कितना आया? 200 में से 2 गए 198 अपॉन 2 प्लस 1 और कितना आया? 99 प्लस के 1 बराबर 100। कितना आ गया? 100। मतलब इसका जो फॉर्मेट होता है वो आपको होता है एन बराबर लास्ट पद माइनस पहला पद, ये मतलब पहला पद अपॉन डिफरेंस प्लस के 1। अगर किसी को याद नहीं है तो वो लिख ले कॉपी पर, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस के 1। इस फॉर्मेट से मैंने आपको ये एन निकाला। अब करना क्या है, देखिए आपके पास एन बराबर कितने हो गए? 100। अब कुछ मत करिए, इसी 100 में कितने का भाग लगाइए? 5 का। ठीक है, अब इसी 100 में कितने का भाग लगाएंगे? 5 का स्क्वायर 25, मैंने आपको समझाया था। और इसी 100 में इस 5 के क्यू का भाग लगाते हैं 125, क्योंकि ये ज्यादा हो गई है तो इसे हम नहीं लेंगे। 5 का भाग लगाया तो कितना आया? 20। 5 25 का 100 में भाग लगाया तो कितना आया? 4। 20 और 4 24। आंसर कितना आ गया आपका? 24। कितना आ गया? 24। क्या करा मैंने? एन काउंट करे। एन को काउंट करना का तरीका मैंने आपको सिखाया इस तरीके से। देन उसके बाद आपको जितने भी नंबर आए उसमें 5 का भाग लगाया और 5 का ही भाग लगाते हैं। फिर इसी 100 में 5 के स्क्वायर का भाग लगाया 25। इसी 100 में 5 का क्यू 125 का भाग लाया, जबकि ये छोटी आ गई तो इसको नहीं लेंगे, तो इतने को मैंने दोबारा सॉल्व कर लिया। कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। अगले सवाल को देखिए। किसी संख्या में 0.72 से गुणा करने के बजाय एक विद्यार्थी उस संख्या में 7.2 से गुणा कर गया, इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करो। आपका आज की क्लास का पहला सवाल है। आई होप आप इस सवाल को कर लेंगे। 33वां सवाल देखिए। 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रन की दर कितनी थी? 7.2। इसका मतलब 20 एक ओवर में कितने रन चाहिए? एक ओवर में कितने रन चाहिए? 7.2। 20 ओवर का मैच है, इसका मतलब उसे कितने रन चाहिए जीतने के लिए? 144 रन चाहिए। यदि 15 ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रही हो, मतलब 15 ओवर तक उसने 6 की दर से रन बनाए, मतलब रन कितने बना लिए उसने? 90। चाहिए कितने थे? 144। बन कितने गए? 90। आगे क्या कह रहा है? तो शेष ओवर में, ओवर कितने शेष रह गए? क्योंकि 15 ओवर फीके, शेष ओवर रह गए 5 ओवर रह गए। और कितने रनों की दर से जरूरी है? रन की कितने आवश्यक है? 144 में 90 रन बन गए, तो बचे कितने? 54 रन चाहिए। कितने ओवर में? 5 ओवर में। तो एक ओवर में कितने रन चाहिए होंगे? 54/5 बराबर 10.8। कितने रन? 10 पॉइंट रन प्रति ओवर। इसकी दर से इस रन रेट से आपको रन चाहिए 10.8। आप समझ गए होंगे मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि 20 ओवर के मैच में एक टीम ने 7.2 की दर से मैच 20 ओवर के मैच में 7.2 20 ओवर के मैच में 7.2 की दर से
एक टीम ने रन बनाए, तो रन बने हमारे 144। दूसरी टीम ने 15 ओवर तक 6 की रन रेट से 90 रन बना चुके थे। अब उसे कितने रन चाहिए? 54। तो ओवर कितने बचे हुए हैं? 5। एक ओवर में कितने रन चाहिए? 10.8। 10.8 आपका आंसर आ गया। अगर अभी तक आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले हमारी पुरानी वीडियो देखें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। देखिए सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 की बात करूंगा कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक तापमान 21 से 36 की दर से एक समान दर से बढ़ती हुई। अच्छा, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कुल घंटे कितने हो गए? 9 से अगर मैं आपसे कहूं 2 बजे तक की बात कर रहा है तो कुल घंटे कितने हो गए? 5 आवर हो गए। और एक समान की दर से वृद्धि हुई, और वृद्धि की दर क्या रही है भाई? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो गया? 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा 5 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में कितना बढ़ा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 घंटे में कितना बढ़ा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे वो क्या रहा है? तो तथानुसार ठीक दोपहर को तापमान कितना होता है? अच्छा, ठीक दोपहर की बात कर रहा है तो इसका मतलब कितने बजे की बात कर रहा है? 12 बजे की बात कर रहा है। इसका मतलब कितने बजे की बात कर रहा है? वो 12 बजे की बात कर रहा है। 12 बजे उसका तापमान कितना रहा होगा? 1 घंटे में 3 डिग्री बढ़ा है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कुल कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए। तो 1 घंटे में 3 डिग्री, 3 घंटे में कितना हो गया? 9 डिग्री। कितना हो गया? 9 डिग्री। अब 9 बजे उसका तापमान कितना था? 21 डिग्री। 9 इसमें और जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। मतलब सवाल समझिए आप क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि भैया 9 बजे से लेकर 2 बजे तक एक समान की दर से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जो बढ़ा 21 से 36 तक का बढ़ा, मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा। कितने घंटे में बढ़ा? 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा? 3 घंटे में। उसने पूछा ठीक दोपहर। ठीक दोपहर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास टोटल आवर कितने हुए? 3। 1 घंटे में 3, तो 3 घंटे में कितना हो गया? 9 डिग्री। 9 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ गया 12 बजे तक। कितना डिग्री? 12 बजे तक। तो टोटल अब कितना हो गया? 21 था, 9 बढ़ गया, टोटल कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। अगर अभी भी आपके सवाल समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और आराम आराम से मेरी बात को सुनिए। मैंने आपसे कहा क्या? ठीक है। सवाल नंबर 35 पर पढ़ेंगे। राम ने अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपनी पुत्री को छोड़ा और शेष संपत्ति पुत्र को दे दी। यदि पुत्र के पास अभी भी 6400 रुपए हैं तो राम की कुल संपत्ति बताइए। अब बताइए, इस सवाल को करने में कोई परेशानी? अच्छा, ये चीज बताइए, जो भी टोटल संपत्ति होगी वो 3 और 5 से विभाजित हो रही होगी? 3 और 5 से विभाजित हो रही होगी? बताओ, ऐसे सवाल मैंने कराए हैं ना। मेरे पास टोटल जो जितना भी वेतन होगा वो 3 और 5 से विभाजित हो रहा होगा। मतलब जो 3 से विभाजित हो रहा हो 5 से भी। क्या 16,000 3 से विभाजित है? नहीं। क्या 32,000 3 से विभाजित है? नहीं। क्या 1632 से विभाजित है? नहीं। क्या 2403 से विभाजित है? बिल्कुल। क्या 5 से विभाजित है? बिल्कुल। आपका आंसर कितना आ गया? 24,000। आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑप्शन सही हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 24,000। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए सवाल नंबर 36। 44,806 की संख्याओं को निकटतम 1000 के रूप में बदलें। अच्छा, इसके नजदीक 1000 के रूप में कौन सी संख्या, वही आपसे पूछा गया है। अगर 44,800 को 44,000 लिखूंगा तो 806 कम करना पड़ेगा। एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, 44,806 को अगर 44,000 में लिखूंगा तो कितना कम करना पड़ेगा? 806। इसी 44,806 को अगर 45,000 में लिखूंगा तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 194। अरे 806 में अगर 194 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? पूरा 1000। मतलब कितना हो जाएगा? 45,000। इस 44,800 को अगर 45,000 में लिखूंगा तो भैया 200 बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब 194 से तो ज्यादा ही है। और जब ये 50,000 तो वैसे ही है, तो 44,000 50,000 बहुत ज्यादा। तो आपका आंसर कितना आ गया? इसका कितना आ गया भाई? 45,000। जिसमें 194 की इंक्रीजमेंट करेंगे 44,806 में तो वो कितना मिल जाएगा? 45,000। वही आपसे पूछा निकटतम कौन सी है। देखिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 को देखते हैं। एक कक्षा में 18 लड़के 160 सेंटीमीटर से लंबे हैं।
18 लड़के, यह कुल छात्रों का 3/4 है। तो कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। अब देखिए वो आपसे क्या कह रहा है, 18 लड़के बड़े हैं, जो कि कुल छात्रों का कितना है 3/4। इसकी वैल्यू कितनी दी आपको 18। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6, क्योंकि 3 9 के वो कितने 18। इसका लो कुल लड़के कितने हो गए मेरे पास भाई, कुल लड़के कितने हो गए 24। 24 लड़कों में से 18 लड़के ऐसे हैं, 24 लड़कों में से 18 लड़के ऐसे हैं जो 160 सेंटीमीटर से बड़े हैं, और 6 स्टूडेंट ऐसे हैं, 6 लड़के ऐसे हैं जो कि 160 सेंटीमीटर से छोटे हैं। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। अब कुल लड़के कितने हैं 24, कुल लड़के 24 हैं जो कि 2/3 हैं। इसका मतलब दोनों हो गए वो कितने 24, कितने 24। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 12। कुल छात्र कितने हो गए, कुल स्टूडेंट कितने हो गए 36, जिसमें लड़के और लड़की दोनों हैं, जिसमें लड़के और लड़की दोनों हैं। कुल 36 हो गए, जिसमें 24 लड़के हो गए। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी भाई, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 36 - 24 बराबर कितनी हो गई 12। कितनी हो गई 12। देखिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक किसान अपनी गांव के झुंड में एक किसान अपने गांव के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गाय मिलती हैं, तथा अनुसार एन का मान बताइए। एन का मान बताइए। क्या ये सवाल आपका रिपीट नहीं है, एक बार देख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखिए मैंने मान लिया कुल गाय एन ही है जो कि दी हुई है। पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, मतलब n/2। दूसरे को 1/4 n/4 प्लस तीसरे को 1/5 n का 5वां भाग। चौथे को 7 गाय मिलती है। यहाँ पर बता दिया कि वे 7 है, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगी सभी गाय = n। अब बस इसको n को सॉल्व करना आपके पास। अगर मैं इस वाले n को मैं एलसीएम ले लेता हूं तो इसका एलसीएम कितना आएगा 20। कितना आएगा 20। यहाँ पर कितने हो गए 10n, इधर कितने हो गए 5, 5n, 5 चौक 20, 4n प्लस के 7 बराबर कितने हो गए n। बताओ इधर कितना हुआ भाई 10, 15, 19 कितने हो गए 19n/20 प्लस के 7 बराबर n। बस इसे सॉल्व करना है आपको, इस वाले कंडीशन को सॉल्व करना है। अब बताओ इसे कर लोगे, बताओ देखो। अगर नहीं कर पाओगे तो इधर देखो, इधर की साइड देखो, इस वाले सवाल को। आप इस वाले 19/20n को n के पास ले जाओ, तो आपके पास कितना बचेगा n बराबर n - 19n/20। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20n - के 19n/20। 20n में से 19n गए 1n बचेगा, और इस वाले 20 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 140। इसका मतलब कुल गाय कितनी थी 140। कितनी गाय थी 140। अब इसे अगर दूसरे तरीके से करते तो किस तरीके से करते, मेरा वही आंसर होता जो 2, 4 और 5 से पूर्णतः विभाजित होता। 2, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित होता। 2 को 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, और 7 से 5 से भाग जा रहा है। क्योंकि गाय कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी, कभी भी आधी गाय कटी हुई गाय नहीं आएगी, तो पूरी एक्यूरेट आएगी। इसका मतलब 5 और 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा। इसका मतलब 5, 4, 2 से जो भी विभाजित हो रहा हो वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। देखो 5 से सभी विभाजित हो रहे हैं, 2 से सभी विभाजित हो रहे हैं, 4 से भी सभी विभाजित हो रहे हैं। इसका मतलब चीजें अब आपको सॉल्व करके ही देखनी पड़ेगी, आपको जो बताया उसी तरीके से आपको करना है। देखिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटने हैं, तथा अनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस होंगे। बहुत सिंपल सवाल है। अरे भैया 1 मीटर में 8 पीस काटने हैं और उसके पास इतना कपड़ा है, तो पूछ रहा कुल कितने पीस होंगे। सिंपल, आप सीधे कुछ मत करो, 37.5 का क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 37.5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मीटर में इतने, तो इतने में कितने होंगे, सीधी सी बात है। अरे 1 मीटर में 8 पीस, तो 37.5 मीटर में कितने पीस, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40,
हासिल के 4, 8 7 56 और 4 60 का 0, हासिल के 6, 8 3 24 और 6 30 और 1 के बाद पॉइंट। इसका मतलब कितने पीस होंगे? 300। कितने पीस होंगे आपके? 300। कितने पीस होंगे? सिंपल सवाल था। सवाल 40 में देखेंगे अब। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है तथा अनुसार वह संख्या कितनी होंगी? इस टाइप के तो मैंने बहुत कराए हैं, इस टाइप के सवाल तो मैंने बहुत कराए हैं। आई होप कर लोगे इस सवाल को, छोड़ दूं आपके लिए? ठीक है। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम का ये आखिरी टाइप है। आज नंबर सिस्टम आपकी खत्म हो जाएगी। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने पार्ट नहीं देखे ना, सबसे पहले वो पुराने पार्ट खत्म कर ले ताकि आप अपने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लें। और मेहनत करिए, क्योंकि अभी आपको पता ही है जेल वार्डन के एग्जाम डेट आ गई है। जेल वार्डन की एग्जाम डेट आ गई है। एसएससी ने अपनी डेट दे दी है। जितने भी उसके पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे वो सभी एग्जाम अब होने ही वाले हैं। सितंबर के महीने में आपके एग्जाम डेट है जेल वार्डन की, एसएससी की भी तभी है। तो अब आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, तो आप मेहनत करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी एक दिन बाद, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक दिन बाद मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट मैं आपको दिखाता हूं। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी, एलआईसी, पुलिस, बैंक। इससे आपको ये पता चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रैक्टिस सेट। आपका प्रैक्टिस सेट में, एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, जो सभी चैप्टरों का एक मिक्सअप होगा। सभी चैप्टरों का एक मिक्सअप होगा। और आप जो किताब कर रहे हैं ना, देखिए अगर आप नंबर सिस्टम कर ही रहे हैं तो आपको एक सवाल नंबर सिस्टम का इसमें साफ दिखाई दे रहा है। जी मैंने आपको करने को दिया था, नहीं करने को दिया था। अगर आपने मेरे पुराने पार्ट देखे हैं तो आपको बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपके करे हुए हैं, तो आप उनके आंसर तक आपको रटे हुए होंगे। लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। अब देखिए जैसे कि ये वाला सवाल है आपका, भिन्नों का सबसे छोटी भिन्न बताइए। नंबर सिस्टम का पार्ट 1, नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने आपको यही वाला सवाल कराया था। तो ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेकार काम हो रहा है। आप विश्वास मानिए, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वीडियो देख के आप अपनी मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। सवाल यही आने पेपर में, कहां से सवाल लेके आएंगे? एग्जामिनर कहां से लाएगा? किताबों से ही तो सवाल देगा, घूम फिर के सवाल यही आने हैं। अब देखिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41 पे जाएंगे। कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं। 50 लड़के और लड़की दोनों हैं, ऐसा मत समझना कि 50 लड़के ही हैं, ऐसा नहीं, दोनों हैं, 50 कुल मिलाकर हैं। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़कियों को 7 नारंगी मिलते हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल कितनी लड़कियां हैं? इन सवालों को हम एलिगेशन से, अप्लाइड मेथड और लीनियर मेथड से भी कर सकते हैं। लीनियर मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले लीनियर मेथड बताता हूं, उसके बाद देखते हैं। मैं देखो, कुल गर्ल्स मैंने मान ली n, गर्ल्स कितनी मान ली? n। बॉयज कितने हो जाएंगे? 50 माइनस n। बताओ 50 माइनस n। अब प्रत्येक बॉयज को कितने मिले? 5। तो 5 50 माइनस n प्लस लड़की को कितने मिले? 7 बराबर कितने? 280। ये आपका क्या होगा? लीनियर लाइन होगा। अगर इस लाइन को आपको समझ में आ गया तो सवाल आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। टोटल कितने हुए? 250 माइनस 5n प्लस के 7n बराबर 280। 250 इधर की साइड जाएंगे, 280 में से माइनस हो जाएंगे, और 5n प्लस 7n तो आपका कितना हो जाएगा टोटल? 2n, क्योंकि माइनस के हैं 5n। और इधर कितने बचेंगे? 30। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई भाई? लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 15। लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 15। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई आपका? 15। सिंपल। मैंने क्या करा? लड़कियां n मान ली। बॉयज कितने हो गए? 50 माइनस n। तो प्रत्येक बॉयज को कितने मिले? 5। गर्ल्स को कितने मिले? 7। इसे सॉल्व कर दिया आपकी लाइन, आंसर। देखिए सिंपल मेथड है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगले सवाल को देखते हैं। सोमवार, मंगल, बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री है तो गुरुवार का होता है। बहुत सिंपल है, आप कर लोगे। आपको मैं घर के लिए होमवर्क के लिए दे दूं,
अगर नहीं आए तो आप मेरे से पूछिएगा, अगर नहीं आए आप मेरे से पूछिए। बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे सीधा सोमवार मंगल बुध का औसत तापमान 30 है, तो आप अगर मैं आपसे कहूं सोमवार मंगल बुध का योगफल कितना हो जाएगा, 30 या 90 कितना हो जाएगा, योगफल टेम्परेचर का कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, इसी तरीके से अगर मंगल बुध और गुरुवार का योगफल निकालूंगा 33 या 99, 33 या 99। अब देखो सोमवार मंगल बुध का तो योगफल हो गया 90, मंगल बुध और गुरुवार को औसत टेम्परेचर हो गया 99। जब आप समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा गुरुवार माइनस सोमवार इज इक्वल टू 9 डिग्री, गुरुवार माइनस सोमवार इज इक्वल टू 9 डिग्री। आपको सोमवार का दिया हुआ 32, आपको सोमवार का दिया हुआ सोमवार का 32 रख के आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 9 डिग्री प्लस 32 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका टोटल कितना हो जाएगा 41 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको ओरली बताया, मैंने अभी कोई भी पेन नहीं चलाया आपके सामने, ओरली बताया। अगर अब आपको मैंने एक एज ए हिंट दी, आप अपने आप करने की कोशिश करना इस सवाल को, तो कुछ सवाल आप अपने आप भी करिए, आदत डालिए। ऐसा नहीं है कि मैं सवाल को बताना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आपकी आदत पड़े सवाल करने की, खुद करने की आदत पड़े। ठीक है, सवाल नंबर 43 देखेंगे। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी होगी, कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी होगी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। देखो उसमें वास्तविक पूछी है, मैं आपको बताऊं 1 मीटर में वास्तविक 99 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में वास्तविक जो एक्चुअल माप है वो कितने होते हैं, 99 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर में कितने हो जाएंगे, 99 इंटू 100, 99 इंटू 100 तो कितने हो गए 9900, कितने हो गए 9900। समझ में आ गई आपके। अगले सवाल को देखेंगे, सवाल नंबर 44। यदि x बराबर 1.242424 को x बराबर p अपॉन क्यू के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जहां p और q घनात्मक पूर्णांक हैं जिनका समावर्तक नहीं है, तो p प्लस क्यू का मान बताइए, p प्लस क्यू का मान बताइए। अरे भैया ऐसे सवाल तो मैंने बहुत कराए हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, ये आपका ऐसी तो लिखा हुआ है 1.2 पर बार, क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है 2424। जब आप इसका सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 124 में से क्या घटाना है आपको, जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन इसके ऊपर हाथ रख दिया, कितने के ऊपर 24 के ऊपर 2 बार, कितने के ऊपर बार है 24 के ऊपर, तो कितने 9 आएंगे 2, तो रिजल्ट आपका कितना है 123/99। अब ये संख्या आपकी 3 से जा रही है, नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इनका कोई भी समावर्तक नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है, ऐसा उसने बोला है। यहाँ तो कॉमन था बट यहाँ नहीं है। अब वो आपसे पूछ रहा है ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, तो वो आपसे पूछा है पी प्लस क्यू का मान बता दो। तो आप इसे जोड़ेंगे 41 प्लस 33, तो आपको कितना मिलेगा 4 और 7 74, कितना मिलेगा 74। आपका आंसर कितना आ गया 74। आप समझ पा रहे हैं ना मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। ऐसा तो नहीं है आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं ना तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट को इस वीडियो का फायदा हो। आगे देखिए, एक फॉर्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाए तो 180 है, टांगे गिनी जाए तो 420 है, तो फॉर्म में गांव की संख्या बताइए। अभी मैंने एक सवाल कराया था 41, जिसमें मैंने आपको बताया था ये सवाल कई ही मेथड से हो सकता है। उसी का एक दूसरा रूप है, सवाल सेम है। टोटल अगर मैं आपसे कहा जाए कि ये फार्म हाउस में इतने गाय और मुर्गे यदि सिर गिने जाए तो 180 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं भैया टोटल जानवर मेरे पास 180 होंगे। मैंने गाय मान ली, कितनी मान ली n, तो मुर्गी कितनी हो जाएंगी, मुर्गी कितनी हो जाएंगी भाई 180 माइनस n हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, बताओ बताओ। अच्छा कुल टांगे कितनी है 420। गाय की टांगे कितनी होती हैं 4, तो मैं आपसे 4n कह सकता हूँ, नहीं। मुर्गी की टांगे कितनी होती हैं 2, तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूँ 180 माइनस के n। जे भी टांगे टोटल कितनी है, टोटल कितनी है 420। बताओ। इस वाले मेथड से मैंने पुराना सवाल कराया था, इस वाले मेथड से मैं आपको ये वाला सवाल बता रहा हूँ। आप
ज़्यादा मैटर सीखिए, अच्छी बात है, कोचिंग में सीखिए। मैं आप जब कोचिंग में आओगे ना, जब आप इस कोचिंग में आओगे, मेरे से पढ़ोगे ऑफलाइन, तो मैं आपको इस सवाल के 4-4, 5-5 मेथड बताऊंगा। आपको एलिगेशन भी बताऊंगा, आपको अप्लाइड भी बताऊंगा, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, बस फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। इसे बोलते हैं लीनियर मेथड। नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 4-4 मेथड यहाँ पे बताए तो आप विश्वास मानिए मेरी पूरी वीडियो इसी पर निकल जाएगी, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। टाइप्स तो मैं आपको सिखा दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़ सकते तो आप वेट करिए, थोड़ा वेट करिए। मैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जुलाई में लॉकडाउन खुल जाएगा, मैं आपको वीडियो व्हाइट बोर्ड पर ही प्रोवाइड करूंगा। जो मेरी क्लास की वीडियो होंगी वही आपके पास आएंगी, जो मेरी क्लास की वीडियो होंगी वो डायरेक्ट आपके पास आएंगी। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए कि आप नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल सीखोगे आप। देखिए किस तरीके से एन सॉल्व करेंगे। 4n 360 माइनस के 2n बराबर 420। 4n में से 2n गए 2n, 420 में से 360 गए तो कितने बचेंगे 60। तो गाय कितनी आ गई आपके पास 30। गाय कितनी आ गई 30। गाय कितनी आ गई 30। क्लियर, समझ गए हो गया। अब देखिए अगले सवाल 46 पे आएंगे। यदि n प्राकृतिक संख्या है तो किस संख्या को n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। अरे भैया, अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इस रूप में लिख सकते हैं बताओ। अगर n का मान मैं अगर 1 रख दूं, अगर n का मान 1 रख दूं तो क्या आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखो इधर देखो, मेरी तो देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरुआत n से ही रखा, शुरुआत आप 1 से ही करा करो। क्योंकि पहली प्राकृतिक संख्या आपकी कितनी है बताओ, एक ही है। एक यहां रख दिया, 1 और 1 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 और 2 3, आपका कितना आ गया 6। 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, 6 है, बिल्कुल है। और कोई भी आप मान रखने पर आपका ना तो 7 मिलेगा, ना ही 5 मिलेगा, ना ही 3 मिलेगा। तो आपका सबसे छोटी जो संख्या आएगी वो 6 हो गई। इसका मतलब 5 और 3 तो अपने आप कैंसिल हो गए। अब 2 रखेंगे तो वो 7 से भी ज्यादा जाएगा, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया भाई 6। सवाल नंबर 47। 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 बराबर कितना आपका 1114 में f का अधिकतम मान बताइए। e f g किसी भी अंक के लिए है। एक सवाल ऐसा आया था आपके लिए, मैंने आपको करके भी दिखाया था, जिसमें a का अधिकतम मान पूछा गया था। आप कोई भी मान रख के देखिए जिसमें f का अधिकतम मान वो पूछा जाएगा। इसका मतलब आप इतना मान के चलिए 5, 7, 8, 9 ये सभी f के अधिकतम मान है। अब सबसे पहले 9 को रखिए, क्योंकि अगर 9 से आंसर आ गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और e f g के अपनी तरफ से कोई भी मान रखिए जिससे कि ये अधिकतम रहे, आज जिससे कि आपका योगफल कितना आ जाए 1114। लगाइए सवाल को, पजल के तौर पर दिया गया है। ऐसे सवाल फिर मैं आपको बताता हूं कि ये CTET UP TET में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप करिए। अगर नहीं आए तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे से कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप किसी भी तरीके से आप मेरे से सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 48 पर जाएंगे। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, सही बात है बिल्कुल। हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। यह बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अच्छा एक चीज और चौथा और देख लेते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आपके 3 सही हैं, एक गलत है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। गलत कौन सा है? तीसरा। गलत कौन सा है? तीसरा। क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 और आपके इस टाइप का आखिरी सवाल।
आपके नंबर सिस्टम का आखिरी सवाल। देखिए क्या कह रहा है, दो घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है, पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योगफल 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के दुगनी संख्या का योगफल 8 है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है। संख्या ज्ञात करो। अगर इनका अंतर 2 है, अगर मैं इसका दुगना कर दूंगा तो 10 17 नहीं है, 4 दूनी 8 14 बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बात करूंगा 5 दूनी 10 और 3 13 बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन को बात करता हूं 5 दूनी 10 और 7 17 बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें कितना चाहिए योगफल 8। उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी संख्या, है ना। तो दूसरे ऑप्शन को लेता हूं, 4 दूनी 8 और 6 14। बात कर रहा है वो सीधे 8 की, तो पॉसिबल ही नहीं है। 5 दूनी 10 और 3 13 कतई नहीं। 2 दूनी 4 और 4 8 बिल्कुल सही बात। और 4 में से 2 गए 2। बात आई ना। मैंने इस सवाल को किससे कर दिया, ऑप्शन से। क्या करा मैंने, 4 दूनी 8 और 4, देखो क्या करा मैंने, 2 दूनी 4 और 4 8, ऐसे ही बोला गया 8। फिर कह रहा है इनका अंतर भी 2 है, तो 4 में से 2 गए 2, तो आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आपका टाइप 7 खत्म हो गया, नंबर सिस्टम हमारा खत्म हो गया, क्योंकि आपकी संक्षिप्त उत्तर, आपको उत्तर नजर आ रहे हैं, आंसर शीट नजर आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं किरण का आपका एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया नंबर सिस्टम का। अब किसकी तरफ से काम रह गया, काम किसकी तरफ से रह गया, आपकी तरफ से। आपको मेहनत करनी है, अब आपको मेहनत करनी है। नंबर सिस्टम का सभी चैप्टर खत्म हो गए। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हम अगली वीडियो के साथ और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट की वीडियो के साथ भी हम जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।